सामने आ रही है, लेकिन इसी बीच मेरे साथ जो पैनल है वो जुड़ने के लिए पूरी तरीके तैयार है, क्योंकि रुझान जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं निर्णय की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे साथ आपको बता दें, रत्नेश मिश्र जो है वो यहाँ पर बीजेपी से नेता जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जावेद खान, प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और इन दोनों लोगों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। रत्नेश जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से वादे, जिस तरीके से 400 पार का नारा लगा था, फिलहाल वो टच करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन के लिए इस बीच यहाँ पर लगातार गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है। निहारिका जी, आपको और जावेद जी को और देश की जनता जनार्दन को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, हमारा जो 400 का नारा था वो एक साइकोलॉजिकल नारा था, जिसपे हम हो सकता है कि ना पहुंचा, अभी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन रुझानों में जो बहुमत की संख्या है, जो बहुमत है सरकार बनाने के लिए जितनी सीटों की संख्या चाहिए वो हमारे साथ है। और अभी जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि हम लोग 297 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जो कि 273 से लगभग 20 से 25 सीट आगे है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार बनाने के लिए जो जरूरी संख्या होती है लोकसभा में, वो हम गेन कर चुके हैं। और सरकार बनाना 400 पाने से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा था हमारे लिए। आप अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो बेचारा अभी 50 से 60 सीटें पीछे नजर आ। ये बात छेड़ी है तो मैं बता देती हूँ कि आपने और आपके तमाम नेताओं ने और इनफैक्ट पीएम मोदी ने भी ये बात कही थी कि यहाँ पर सरकार बनाने के लिए कोई भी डाउट नहीं है, आएंगे, इस बात का कॉन्फिडेंस भी जताया था। और उसके बाद कहा था सिर्फ आएंगे ही नहीं, 400 पार लाके दिखाएंगे। मैं आपको याद दिला देती हूँ, और अगर आप अपने जो भी बयान प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए, जो भी आपके नेताओं द्वारा दिए गए उस बयान से पीछे हट रहे हैं तो वो कबूल भी लीजिएगा। नहीं निहारिका जी, हम पीछे नहीं हट रहे हैं, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। हम 300 पे खड़े हैं और जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे हम वहां तक जाएंगे ही जाएंगे। और 400 के आसपास का आंकड़ा हम टच करेंगे। अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक डेढ़ बजे के बाद जो स्थिति होगी वो हमें 350 360 के आसपास दिखाएंगे आप लोग, उसकी चिंता मत करिए। हाँ, हो सकता है 400 पार ना करें, लेकिन हम एक ऐसी बहुमत की सरकार बनाएंगे जो एक बार फिर से भारत के लोगों के हित के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध होगी और तमाम सारे ऐसे निर्णय लेने में वो क्या कहते हैं समर्थवान होगी, जिससे भारतीय राजनीति में परिवर्तन आएगा। ठीक है जावेद जी, यहाँ पर जो अभी आपने बयान सुना उसमें 400 पार शायद टच नहीं कर पाए, ये उनकी तरफ से बोल दिया गया है और वो करना भी बेहद ज्यादा मुश्किल नजर आ रहे। जो 295 कहा गया था इंडिया गठबंधन को, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन में अब इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई है। सोनिया गांधी के घर पर मीटिंग भी हो रही है। क्या कुछ लग रहा है कि एनडीए को लेकर अब तक जो आए रुझानों में क्या कुछ कमी रह गई उनकी तरफ से, और कौन कौन सी चीजों में यहां पर इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से सफलता मिलती हुई नजर आई? कौन कौन से पॉइंट्स है जो आप गिनाना चाहेंगे जिससे जनता ने पूरी तरीके से स्वीकार किया है? फिलहाल शुरुआती रुझान में ये नजर आ रहा। नमस्कार निहारिका जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी को भी मेरा नमस्कार। देखिए, लोकतंत्र की यह खूबसूरती और लोकतंत्र की यह लड़ाई है जिसमें अहंकार का कहीं पर भी स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे थे और यही कह रहे थे जो आपने कहा कि हम तो चुनाव जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं, हम तो 400 पार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कह दिया कि 400 पार तो एक साइकोलॉजिकल नारा था। तो भारतीय जनता पार्टी केवल साइकोलॉजिकली तो खेलती है, वो यह दिखाना चाह रही थी देश की जनता को कि हम तो जीत चुके हैं चुनाव से पहले, अब तो हमको सिर्फ संख्या 400 दिखानी है। लेकिन देश की जनता भी महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, ये सारी चीजों से ग्रसित है और मोदी जी के जुमलों से सबसे ज्यादा ग्रसित है। जिसे रोक रही हूं, मेरे दो और मेंबर जो हैं वो इसमें जुड़ रहेंगे, फिर आप कंटिन्यू करेगा। कपिल श्रीवास्तव जो प्रवक्ता है सपा से, वो भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। इसके अलावा पवन आगरी जो है वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी से जो है वो भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल जावेद जी कंटिन्यू करिए। जी, तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियां यहां पर स्पष्ट नहीं थी, नकारात्मकता को लेकर के चुनाव में उतरी थी, खाली हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करती रही। दूसरी तरफ अगर आप यूपीए की बात
करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो देश के मूल मुद्दों के साथ हमने चुनाव लड़ा, बहुत ही सकारात्मक रूप से हमने चुनाव लड़ा, कहीं पर भी भाई को भाई से लड़ाने वाली बात हमने नहीं करी। उसका परिणाम आज दिख रहा है। देखिए, ये जो कहते थे कि कांग्रेस को कि इस बार तो वो दहाई का भी आंकड़ा नहीं छुएगी, आपके रुझानों में जो दिख रहा है कांग्रेस 100 के पार चली गई है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल। और गठबंधन की अगर बात करो तो 222 प्लस है। अब 2 बजे 3 बजे तक में ये बढ़ते बढ़ते हमने जो दिया है आपको, देखिए जो था भी सारे मीडिया चैनलों ने एक एग्जिट पोल दिखाया, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने बताया कि यह एग्जिट पोल जो है मोदी मीडिया एग्जिट पोल है, और हमने जो 285 295 आपको बताया उससे ज्यादा जाएंगे, क्योंकि देश की जनता ने पिछले 10 साल में बर्बाद दशक देखा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो मुंगेरी लाल के सपने दिखाए गए हैं। अमीर को और अमीर बनाया गया है, गरीब को और गरीब बनाया गया है, और जहां पर लोकतंत्र में लोग आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को दबाना और तानाशाह का एक का पूरा नमूना दिखाया गया है। तो देश की जनता अब इस चीजों से बहुत आगे निकल चुकी है और बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अभी तो शेयर बाजार धड़ाम हुए हैं, देखिएगा 2 बजे 3 बजे के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए धड़ाम हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर मैं रत्नेश जी से कमेंट लूंगी, लेकिन इससे पहले कपीश जी से इस पर कमेंट ले लेती हूँ कि सपा का परफॉर्मेंस जो है उत्तर प्रदेश में अच्छा नजर आ रहा है, दिख भी रहा है। वहीं अगर बीएसपी की बात करें, खाता खोलना मुश्किल हो रहा है, और कांग्रेस और सपा का मिलकर वहां पर अच्छी तरीके से जो परफॉर्मेंस है उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश के अलावा बात करें तो आंकड़े जो है एनडीए के लिए यहाँ पर 400 पार छूना बेहद ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वहीं अगर पूरे इंडिया गठबंधन की बात करें तो अब यहाँ पर जो आंकड़े आपने रखे थे, जो गोल रखा था, वो यहाँ पर उसके और अग्रसर जो है वो इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। कपीश जी, देखिए इसमें कहीं दो राय नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जो है वो प्रशस्त होता है, और हम लोगों ने भरपूर कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का रास्ता दिल्ली के लिए प्रशस्त हो जाए, और वो होता हुआ नजर आ। पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा बड़ा जो सेटबैक भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, और उसके पीछे कारण रहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो अपना एक विजन बनाया पीडीए, वो पीडीए जनता की आत्मा को छुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का जो 4 साल का नारा था और मोदी की गारंटी, ये 2 नारे ही ऐसे नारे हैं जो बैक फायर कर गए उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के अंदर। और अभी जो आप तस्वीर देख रही हैं, 1 से 1:30 बजे तक ये तस्वीर उल्टी नजर आएगी, और जो आप आंकड़े इधर देख रहे हैं अपने बाईं तरफ, वो आप दाहिनी तरफ देखेंगे। और हम इस वजह से कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत ये क्यों चाहे, देश की जनता इस बात को समझ कि ये चाहते थे का संविधान बनाया जाए, ये चाहते थे और वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने जो सरकारी संस्थानों को बेचना शुरू कर दिया औने पौने पे, और आपने जो 155 लाख करोड़ रुपया केवल 9 वर्षों के अंदर विदेशी कर्जा उठा लिया, और 6 लाख करोड़ रुपया डिसइन्वेस्टमेंट आप सरकारी कंपनियों को बेच करके कर रहे हैं, उनका सूद भर रहे हैं, तो लोग समझ गए कि ये भारतीय जनता पार्टी किराया का मकान लेती है, उसमें एसी और फ्रिज ये सब चीजें है ऋण पे लगाती है और कहती है हमने तरक्की कर लिया। दरअसल वो तरक्की नहीं करती है, ये निकम्मापन था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में परोसा। 28 लोगों के हाथ में 70 करोड़ लोगों के संपदा उठा करके रखती है, और हमें इन संपदाओं को वापस कराना है। हम किसी उद्योगपति के विरोध में नहीं है, लेकिन हाँ, पूरे देश की संपदा कुछ हाथों में निहित कर दी जाए, ये नहीं हो सकता। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ हम स्थापित हैं इस संविधान के साथ, और निश्चित रूप से हम इस संविधान को बचाने में कामयाब होंगे, इस देश से आरक्षण को बचाने में और अपलिफ्टमेंट करने में कामयाब होंगे, गरीब तबके का, गुरबे तबके का, अकलितों का, पिछड़ों का, दलितों का, और वो हम करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने जिस तरीके से आरक्षण पे भ्रम डालने की कोशिश की थी, देश की जनता ने इन्हें करारा तमाचा लगाया है आरक्षण के नाम पर। और इस समय जो महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, अतुलित रूप से देश का युवा इंडिया गठबंधन से जुड़ा है, और उसने इंडिया गठबंधन के लिए वोट किया है। जो हमारी नारी शक्ति थी, इन्होंने देखा कि नारी के नाम पर उनके हाथ में लड्डू दे देते हैं और 15 साल के लिए लड्डू खाने से हाथ रोक लेते हैं, यानी नारी वंदन अधिनियम।
कब होगा, तो कैसे होगा, तो जब ये होगा तो वो होगा, सब बहनों ने जाना। जिस तरीके से पहलवान बहनों की नाकें रगड़ी गई, बृजभूषण सिंह का चेहरा कैसरगंज में बड़ा हो गया, उनके लड़के को टिकट दे दिया गया, जिस तरीके से एक बलात्कारी प्रज्वलन रमन्ना के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा वोट मांगा गया, रेड कॉर्नर नोटिस ठीक है। हेलीकॉप्टर पे बैठा के गुर कर दिया गया, ये उसका नतीजा है जो आज भारतीय जनता पार्टी भोग रही। ठीक है। इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन पहले एक बार सर्वेश मिश्र जो है वो आप आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मेरे पास इस वक्त पवन जी जो है वो आरएलडी से जुड़े हुए हैं। सर, यहाँ पर जो आंकड़ा दिख रहा है वो थोड़ा सा डराने वाला है एनडीए के लिए, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है, जो वादे किए थे, जिन चीजों पर आगे बढ़ रही थी, उस पर आगे निकलती हुई नजर आ रही। पहला कमेंट, उसके बाद अगले सवाल जो है सीटों को लेकर भी करूंगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम अभी एनडीए में शामिल हुए, हमारे माननीय जयंत चौधरी जी, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर भी आप रुझान देख रहे होंगे, उसमें हम अपनी बागपत और बिजनौर तो अच्छे मार्जिन से जीत ही रहे हैं। इसके अलावा चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे कैराना हो, चाहे मेरठ हो, चाहे अन्य सीट हो, चाहे गाजियाबाद हो, हम उस पर बढ़त ले रहे हैं। तो हमारा जो प्रभुत्व जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, जो एनडीए में शामिल होने का हमने निर्णय लिया, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका पूरा फायदा मिला है, और हम एक अच्छी बढ़त के साथ एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि अभी तक आप जितने भी रुझान देख रहे होंगे, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी देश के अंदर, उतने में शायद अभी हम उस सोच से बहुत पीछे हैं, और शायद यही कारण है कि अब हमको आगे जो कुछ ऐसे भी काम करने होंगे, चाहे वो युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दे, जिनको लेकर मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा लोगों में रोष रहा है। जी ठीक है। सर्वेश जी आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी, दिल्ली की अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो उस पर जो है 6 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे, सिर्फ चांदनी चौक वाली सीट जो है उस पर आप लोग आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले जो टैली इस वक्त चल रही है, आप देख सकते हैं कि एनडीए को यहां पर जो है 400 पार दूर की बात है, फिलहाल सरकार बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल जो है वो लग रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो सरकार जो है वो बन जाएगी, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ आप लोग जुड़े हुए, जो नेतृत्व रखा गया, जो गोल रखा गया, उस पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहला कमेंट। देखिए, पहली बात तो इंडिया गठबंधन अपने उद्देश्यों और जो हमने ठाना था उनकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 295 का जो आंकड़ा है एक वास्तविक आंकड़ा था जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रही हैं किस तरीके से जो एग्जिट पोल के नाम पे देश में फर्जी हवा फैलाई गई थी वो कैसे फुस हो रही है, कैसे टीवी चैनलों से नरेंद्र मोदी जी की फोटो गायब हो रही है। जेपी नड्डा जी आ चुके हैं, मोदी जी की फोटो तमाम कई चैनलों पे धीरे धीरे गायब होती जा रही है। आप कुछ घंटों का इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के असली मुद्दों से बहुत दूर कैंपेन कर रही थी। आपने देखा अभी कैसे भाजपा प्रवक्ता ने खुद एक्सेप्ट किया कि हम लोग युवाओं को भाप नहीं पाए। ये युवाओं को नहीं भाप पाए, महंगाई को नहीं भाप पाए, बेरोजगारी को नहीं भाप पाए, ये देश में अंदर जो नफरत फैला रहे थे, जो लोगों को बांट रहे थे, उसको नहीं भाप पाए। जनता ने इंडिया गठबंधन का साथ दिया और परिणामों को देखिए। आप सुबह से बैलेट पेपर के रुझान देखिए, जो एग्जिट पोल था उसका आंकड़ा बहुत कम था। आप बैलेट पेपर के रुझान देखिए, वहाँ पे किस तरीके से लोगों के रुझान है, उसके बाद से किस तरीके से बढ़त चल रही है। तमाम ऐसी सीट, यहाँ तक कि आज इस देश ने ये भी देख लिया कि नरेंद्र मोदी जी, जिनको महामानव भगवान माना जाता था, वो अजय राय जी से घंटों पीछे चले हैं। अजय राय जी से घंटों उनका चुनाव परिणाम चला है। देखिए, लोकतंत्र में जब लोगों को आप कमतर आंकोगे, जब लोगों की ताकत को आप कम आंकोगे, तो आपको ऊपर वाला ऐसे ही परिणाम देता है। आप कुछ देर देखिएगा, लोकतंत्र लोगों से चलता है और लोगों की विजय होगी। इंडिया गठबंधन 295 के अपने उद्देश्यों के पास है और इनको आईना दिखाने का काम करेगा। तानाशाही खत्म होने वाली है, बस कुछ घंटे का इंतजार करिए। रत्नेश जी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ही अपडेट देती हूं कि नरेंद्र मोदी जो है वो फिलहाल काफी सारे वोटों से इस वक्त आगे जा रहे हैं। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता, अभी थोड़ी देर में अपडेट आ जाएगा तो भी मैं बता दूंगी। फिलहाल रत्नेश जी, कई सारे आरोप लग चुके हैं। ये कहा गया कि उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, उन्होंने कहा था कि मैं अवतरण हूं, इस तरह की बातें सामने गई। मंगलसूत्र को लेकर लगातार कई दिनों तक झड़प होती रही। उसके बाद यहाँ पर हिंदू मुसलमान के कई सारे आरोप जो है वो यहाँ पर लगे। इस बीच आपसे सवाल मैं लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो है वो सामने
सामने की अपडेट दे देते हैं। स्मृति ईरानी जो है वो 10,000 वोटों से पीछे चल रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे पीएम मोदी 7,000 वोटों से आगे जो है वाराणसी से चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर के दिल्ली की 7 में से 6 पर बीजेपी जो है वो यहां पर आगे नजर आ रही है। गुजरात की पाटन सीट से बीजेपी के आगे होने की खबर जो है इस वक्त सामने आ रही है। अब वहीं आपको बता दें कि एमपी में बीजेपी 29 सीटों पर इस वक्त आगे बताई जा रही है और दिल्ली की 7 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे। इस वक्त आपको बता दें चांदनी चौक वाली सीट जो है, इसके अलावा बाकी सभी सीटों पर बीजेपी आगे। हिमाचल में बीजेपी 4 सीटों पर आगे बताए जा रहे। यूपी की 80 में से 35 सीटें जो है वो यहां पर बीजेपी उस पर आगे चल रही है। बंगाल में टीएमसी के 24 सीटों पर आगे होने का यहां पर खबर जो है सामने आ चुकी है। स्मृति ईरानी 10,000 वोटों से पीछे। ठीक है रत्नेश जी, आपसे जो है वो मैं कमेंट ले रही थी कि कई सारे आरोप जो है इतने सारे लोगों से लग चुके हैं और यहाँ पर जो है पवन जी ने भी कह दिया कि युवाओं को आंकने में थोड़ा पीछे रह गए। कई सारी और चीजें हैं जिनको आंकने में थोड़ा सा पीछे रह गई और उसी का नतीजा जो है इस वक्त अब आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए निहारिका जी, अभी समाजवादी पार्टी भी बोली, कांग्रेस भी बोली और आम आदमी पार्टी भी बोली। मैं तीनों के बीच में चू तक नहीं बोला हूं। तो मेरा निवेदन है तीनों से कि जब मैं बोलूं तो प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। ठीक है, निवेदन है मेरा आपसे। ठीक है, हाँ, बस ये धैर्य की परीक्षा है क्योंकि मैंने अपना धैर्य सिद्ध किया। अब आपको भी अपना धैर्य सिद्ध करना है। ठीक, तो रही बात, देखिए चाहे जो भी बात की जाए, हो सकता है कि आरएलडी के प्रवक्ता ने माना हो कि युवाओं का एक मुद्दा रहा हो, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी भी हम बहुमत के पार हैं। अभी भी सत्ता में आने लिए इंडिया गठबंधन को अभी भी सीधे सीधे 52 सीटों की आवश्यकता है और हम जितनी सीटें चाहिए उनसे टोटल 19 सीटें अभी आगे चल रहे हैं। तो जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें हम सरकार बना रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सत्ता में, भाजपा की सरकार तीसरी बार सत्ता में आ रही है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब अगर परिवर्तन की बात करते हैं, तीनों लोगों ने कहा कि आगे स्थिति साफ हो जाएगी, तो निहारिका जी केवल स्थिति इन्हीं के पक्ष में साफ नहीं होगी, हमारे भी पक्ष में साफ होगी। हो सकता है ये 222 का 122 भी हो जाए और हो सकता है 292 के 392 भी हो जाए। तो अगर आपके लिए सकारात्मक है तो हमारे लिए भी सकारात्मक है। लेकिन जो अभी का फिलहाल का जो ट्रेंड है, जो अभी की स्थिति है, उसमें इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना रहा है। एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। बहुमत का जो आंकड़ा है वो एनडीए पार कर चुका है। सरकार आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, आप ही लोगों ने पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कहा था कि ये चुनाव जीतने का मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा है कि जनता आपको स्वीकार कर चुकी है, बिना चुनाव लड़े ही ये डिक्लेयर कर दिया गया था। आपसे मैं फिर से कमेंट लूंगी, लेकिन मेरे साथ जावेद जी भी जो हाथ उठा रहे हैं। जी जावेद जी कहिए। और इसके पहले मैं आपको भी याद दिला दूं कि कांग्रेस की तरफ से, बाकी विपक्षी पार्टियों की तरफ से ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर कई सारे आरोप लगाए गए थे और अब जब निहारिका जी आज ईवीएम को कोई दोषी नहीं बता रहा, ईवीएम को कोई दोषी नहीं बता रहा। मतलब ना तो सपा ने ईवीएम पर सवाल उठाया, ना कांग्रेस ने उठाया, ना आम आदमी पार्टी ने उठाया। मतलब ईवीएम पे अगर अभी हार जाते तो मां कसम इतना ईवीएम पे रोते, इतना ईवीएम पे रोते। और एक चीज का आश्वासन ले लीजिएगा निहारिका जी कि अगर आगे परिणाम बदलेंगे तो ये तीनों लोग ईवीएम पे नहीं रोएंगे। ठीक है, चलिए जावेद जी आप बहुत देर से निहारिका जी हमारे साथी प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी अभी 6 महीना पहले तक में ये खुद भी ईवीएम पर सवाल उठाते थे जब तक ये कांग्रेस में थे। अब भाजपा में जाकर के ईवीएम देवी मां हो गई इनके लिए, साक्षात उसे नमन कर रहे हैं, है ना। उससे पहले सुर्ख रखा हुआ करती थी। दूसरी बात सुन लीजिए डर में नहीं, इससे प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप सुनिए आपने खुद कहा था कि आप बीच में नहीं बोलेंगे और आपने धैर्य का वो दिखाया था। अब जावेद जी की बात सुनते फिर मैं आपके पास लौटूंगी। नहीं मैडम, व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो जवाब दिया जाएगा। मैंने तीनों में से किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। नहीं देखिए आपने क्या कहा कि ईवीएम पर नहीं, मैंने सत्य से आपका परिचय करवाया कि 6 महीने तक आप भी ईवीएम पर सवाल उठाते थे, अब नहीं उठाओगे, ये मैंने कहा। दूसरी बात अरे भैया आप मेरा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए जी। दूसरी बात देखिए, अभी तक
पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा एनडीए कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा था। अब 11:30 बज गए हैं, अब इनका ये निकल रहा है कि हम जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन नहीं जीत रहा है। 12 बजने दीजिए, इनका भी 12 बज जाएगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। और जो सकारात्मक और नकारात्मक की ये बात कहे कि जो आज 291-92 इनका दिख रहा है, तो अगर सकारात्मक 392 जा सकता है तो इनका भी नकारात्मक में 191 जा सकता है। इस चीज को इनको जानना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरी बात, आरएलडी के जो प्रवक्ता है उन्होंने बहुत सही बात कही, इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकारेंगे नहीं। भाई, युवाओं की बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या थी, इन्हें दिखी नहीं, अहंकार में डूबे रहे। महिलाएं यहां पर लगातार हर दिन शोषित होती रही, इनको दिखा नहीं, ये अहंकार में रहे। किसान अपनी एमएसपी मांगने के लिए दिल्ली जाते हैं तो उन्हें उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है, सड़कों पे कीले ठोके जाते हैं, इन्हें दिखा नहीं। आज कौन सा ऐसा वर्ग है जिसे इन्होंने खुश किया और जिनसे ये अपेक्षा रख रहे हैं कि वो उनको वोट करें? ऐसा तो कोई वर्ग है नहीं। अब अडानी अंबानी जैसे लोगों को खुश करके ये सोचते हैं कि उनके यहाँ कंपनी में काम करने वाले वोट दे देंगे। तो मैं इनको यह भी बताना चाहता हूं कि अडानी की कंपनी में भारत के लोगों को सबसे कम रोजगार देने का कार्य करता है। इसके अलावा दूसरे उद्योगपति ज्यादा रोजगार देते हैं, ये तो भारतीय लोगों को रोजगार तक नहीं देते, तो तुमको कहां से वोट मिलेगा? सबसे और आखिरी अंतिम बात ये कहूंगा मैं कि देखिए, हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, आपके पास 10 साल का कुछ दिखाने का था नहीं, इसलिए आप मंगलसूत्र से शुरू हुए, मुस्लिम पे आए, मटन पे आए, मछली पे आए और अंत में मुजरे पे आकर के ठहर गए। अब देश की जनता आपको पूरी तरह से मुजरा कराने के लिए तैयार बैठी है। इंतजार करिए, पूरे 5 साल अब विपक्ष में रहिएगा, मुजरा करते रहिएगा। मैं कपिल जी के पास जाऊंगी, लेकिन इसी बीच धर्मेंद्र यादव का बयान जो है वो लगातार नतीजों को लेकर सामने आ रहा है, सुनवाएंगे आपको। लेकिन फिलहाल कपिल जी, इसको लेकर जैसा कि यहाँ पर जो भी चीजें जावेद जी ने कही वो पॉइंट मैं वापस से गिना दे देती हूँ। मोदी का नारा प्राइवेटाइजेशन को लेकर 10 साल की दिखाने के लिए कुछ नहीं है, मंगलसूत्र, मुस्लिम, मटन, इन तमाम चीजों को लेकर क्या यही चीजें जो है एनडीए पर भारी पड़ती हुई नजर आई? इसी वजह से ये जो आंकड़े हैं वो पूरी तरीके से अलग नजर आ रहे हैं और ये कहा भी जा रहा है कि अब थोड़ी देर में आंकड़े जो है उलट नजर आएंगे। जावेद जी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कपिल जी, क्या लग रहा है यही सब मुद्दे जो है एनडीए पर भारी पड़ गए? नहीं, बिल्कुल उसका कारण, इन्होंने कभी भी विकास पर राजनीति, इन्होंने जब भी चुनाव जीता है को कुरेद कर जीता है, इसको बांट कर जीता है, भाषाई में आग लगा करके जीता है और विरोध की राजनीति। हम लोगों ने सकारात्मक राजनीति, जनता ने इस बार कि अब चरम सीमा पर चीजें हो चुकी हैं और ये गलत है। काफी समय इनको दिया। आप बेरोजगारी पे जो आप 2014 से लेकर 2019 के अंदर 2 संकल्प पत्र लेकर के आए, उस पर आप बेरोजगारी पे खड़े नहीं हुए। 1972 से ज्यादा की बेरोजगारी दर इस समय चल रही। महंगाई जिसको आप कहते थे कि 100 दिन के अंदर आके कमांड कर देंगे, फिर उसके बाद मोदी की तमाम गारंटियां, चाहे बनारस को क्वेटो बना देंगे या बुलेट ट्रेन चला देंगे, 15 लाख लोगों के अकाउंट में आ जाएंगे। और जिन जिन चीजों को आपने ये कहा कि मूर्खता का स्मारक है, उसी को फिर आपने आगे बढ़ाया। मनरेगा को आपने आगे बढ़ाया, बजट लेकर उसमें कम कर दिया। आपने 28 लोगों के हाथों में जो है वो 70 करोड़ से ज्यादा की देशवासियों की संपदा उठा कर रख दी। आपने अडानी सेक्टर ही बना दिया पूरा, यानी पोर्ट से लेकर के और एयरपोर्ट से लेकर के, और आपने अडानी रेलवेज तक कर दी। तो इन्होंने देखा कि जो श्रम करके जो है वो कांग्रेस, यूपीए या थर्ड पार्टी की गवर्नमेंट या अन्य गवर्नमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी में भी जो अटल जी की सरकार रही है, उन्होंने देश की प्रॉपर्टी को किसी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं बनने दिया। अडानी रेलवेज जब लिख करके आज रेलवे के सामने हम लोग की आंखों से गुजरता है तो कितना शर्म की अनुभूति होती है कि जहां हम पब्लिक सेक्टर के रूप में देश की रेल हुआ करती थी, आज वहां एक व्यक्ति की रेल हो गई। आप सोचो कि कैसी अनुभूति होती होगी जब आप हवाई अड्डे पे जाती होंगी और लिखता होगा कि अडानी एयरपोर्ट। आप सोचिए, इस देश की जनता को कब तक आप बेवकूफ बनाएंगे कि आप
वो एक्वायर करने से लेकर के सब कुछ आप सरकारी उससे करते हो, और बनाने के बाद आप चलाने के लिए अदानी साहब के हाथ में बेच देते हो, वो भी औने पौने हाथ में। तो देश ने सब कुछ समझ लिया है और इनके साथ खड़ी नहीं है। और देश ने एक बात को देखा कि आप जिस विजन को लेके चल रहे हैं उसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है ही नहीं, और आप कहते हो कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कहाँ है वो विश्वास? और सबसे बड़ी चीज कि आपने इस देश के संविधान से जो खेलने की कोशिश की है वो जनता के सामने है। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में मुख्य न्यायमूर्ति ने स्वयं कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायमूर्ति रहेगा। आपने कानून बना करके संविधान को पस्त करने का काम, और आपने आखिर क्यों इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में आपने मुख्य न्यायमूर्ति को हटा दिया या सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया? जब हमारी देखिए, मैं कपिल जी की इस बात का जवाब देना चाहूंगा निहारिका जी। पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात एक 10 सेकंड दीजिए उनको अपना बयान कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद आपके पास आते हूँ। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, देश का संविधान जो है वो मॉन्टेस्क्यू थ्योरी पर कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और तीनों ही एक दूसरे में हस्तक्षेप ना, ये हमारा संविधान कहता है। तो अगर पारदर्शी बनाना था इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, तो आपने मुख्य न्यायमूर्ति को क्यों, क्या वो भ्रष्ट आपको दिखाई देते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपको भ्रष्ट लगते हैं? आखिर आपको उनको क्यों नहीं शामिल किया? आपने 2-1 से यस मैन की नियुक्ति करनी क्यों चाहिए? 8 घंटे के अंदर चपरासी की नियुक्ति नहीं होती है, 8 घंटे के अंदर आप इस्तीफा दिला करके लाते हैं और किसी को जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बना देते हैं। ये क्या देश नहीं देख रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल साहब की पार्टी सरकार को होना चाहिए कि वो अपने यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग कर सके, आपने उस पर भी कानून बना दिया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई ये गैर संवैधानिक कृत्य था, लेकिन बावजूद उसके आपने गिराया। तो आपने तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सारी सरकारी जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं थी उनकी चूल्हे हिला दी। क्या देश की जनता ये नहीं देख रही है कि सारे भ्रष्टाचारी जिन पर आप आरोप लगाते हैं जब आपकी पार्टी में जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ हो जाते हैं, और क्या सारे ही भ्रष्टाचारी जो है वो पक्ष में और जेल में रहेंगे? आपने मुख्यमंत्री को जेल भेजा है साहब, आप घबराइए नहीं, प्रधानमंत्री जी और उनकी कैबिनेट भी इसी जेल के अंदर बैठेगी, क्योंकि इनसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में किसी ने नहीं। ठीक है रत्नेश जी, मैं आपको 20 सेकंड दे रही हूँ, हाँ जवाब दीजिए, उसके बाद में आरएल जी और आपसे जवाब। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी संविधान पे ज्ञान दिया। मैं अगर उनसे पूछूं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है, तो शायद उनको नहीं पता होगा, गूगल करना पड़ेगा उनको। मैं आपको बताता हूं, भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 24(3) में ये कहा गया है कि जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को होगा। तो पहली बात, संसद को अधिकार है और संसद कानून बनाती है। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार गलत तरीके से गिराई गई। पहली बात तो ये कि अगर आर्टिकल 356 का जब इम्पोजिशन किया जाता है गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन भी किया तो फिर बताइए कि शिवसेना शिंदे गुट को उन्होंने असली शिवसेना क्यों माना? ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। दूसरा झूठ। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने संविधान को कमजोर करने का काम किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब एससी और एसटी कमीशन को अलग करके एक ही में रखा जा रहा था, तब आपको एससी एसटी के हित नजर नहीं आ रहे थे। जब ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया, तब आपको क्या कहते हैं वो चिंता नहीं आ रही थी। और जो ये कह रहे थे कि हमने मुख्यमंत्री को जेल भेजा, सुन लीजिए प्लीज, और जो कपिल जी कह रहे थे कि हमने मुख्यमंत्री को जेल भेजा, भैया हमारा क्या दोष? आपकी पार्टी वो गठबंधन में है कांग्रेस पार्टी, जिसने शराब घोटाले की शिकायत की, जिसके वर्तमान के कोषाध्यक्ष अजय माकन और तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मनी ट्रेल स्टैब्लिश हुआ है शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के। तो भैया आपके ही गठबंधन की साथी ने, आप ही के गठबंधन के साथी के खिलाफ ईडी में शिकायत की, मनी ट्रेल स्टैब्लिश हुआ, इसके सबूत दिए, और जब क्या कहते हैं एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अरे कम से कम झूठ तो कायदे का बोला करिए कपिल जी, कपिल जी कम से कम झूठ तो कायदे का बोला करिए, झूठ तो कायदे का बोला करिए।
ये देखिए, इनके झूठ को मैंने पर्दाफाश कर दिया, देख लीजिए आप, झूठ कायदे का नहीं बोला जा रहा है कपिल इनसे। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपकी ऑडियो म्यूट है। कपिल जी झूठ भी कायदे का नहीं बोल पाते, ये संविधान पे ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई, जो वही संविधान कहता है कि मुख्य निर्वाचन की ठीक है। नियुक्ति से जुड़े नियम बनाने का अधिकार संसद को है। और जो इन्होंने कहा कि एक चीज नहीं, मेरा एक पॉइंट और है निहारिका जी, इन्होंने एक झूठ और बोला। हमारे संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होंगी। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की बात की गई है। हमारे यहाँ तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। हमारे यहाँ कार्यपालिका तो विधायिका के प्रति भैया कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सा संविधान पढ़ के आए हैं? बस हाँ ठीक है। सर्वेश जी, इस बात पर क्योंकि कपिल जी की आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच रही है, कई सारी चीजों को लेकर यहाँ पर जो है रत्नेश जी द्वारा कहा गया कि कपिल जी जो बोल रहे हैं उन तमाम चीजों में झूठ है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो है आप ही के जो पार्टी के प्रमुख है उनको लेकर भी आए कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, शराब नीति की बात हुई, और उसी में ये भी जोड़ देती हूँ कि अब दिल्ली में 6 सीटों पर जो है बीजेपी आगे चल रही है। जी कपिल जी, आ गई आवाज आ रही? बहुत स्पष्ट सी आपको बात कह दें कि देखिए, इन्होंने आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया था चंदे से धंधा वसूलने के लिए, और वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये गैर संवैधानिक है, और बैठ करके यहाँ पर ज्ञान बांटे जा रहे हैं। आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हो और उसके बाद कहो कि ज्ञान बांटेंगे। क्यों हम बतावें? स्टेट बैंक कह रहा था कि साहब हम तो 3 महीने से पहले दे नहीं पाएंगे, क्यों दे दिए? तो सारा तो भ्रष्टाचार इनका संवैधानिक रूप से खुल करके आया कि असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इस पर तो सरकार गिर जानी चाहिए थी। सरकार का जो बिल असंवैधानिक घोषित कर दिया, इस सरकार को तत्काल नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए था, और नहीं दिया। अब मुझे आप बताइए, किस आर्टिकल के अंदर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लिखा हुआ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में? इनसे पूछिए कि गरीबी के आधार पर किस संविधान के आर्टिकल में दिया गया है कि आप जो है आरक्षण देंगे 10%। जब दिया ही नहीं गया, 2 ही जगह है, 15 और 16, और 2 अनुसूचियां, और जो पिछड़ों का आरक्षण दिया गया है वो इस वजह से दिया गया है कि शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े होने पर, गरीबी और आर्थिक रूप से नहीं। मैं जवाब दे दूं निहारिका जी। निहारिका जी, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अरे आप सुन लीजिए भैया। टाका डालने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है, बताना पड़ेगा। और नरेंद्र, मैं जवाब दे दूं निहारिका जी, आप जवाब मांग रहे हैं, वो जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है, बोलिए रत्नेश जी। निहारिका जी, हितबारी करने का काम किया है। निहारिका जी, हम जवाब दूं? कपिल भाई सुनिएगा, कपिल भाई हमको बता दीजिए जरा आर्टिकल 14 क्या कहता है, क्या क्या कहा गया है आर्टिकल 14 में? हमको आप एक बात बोलिए, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 21। अरे नहीं, आर्टिकल 14, अरे प्रॉपर आर्टिकल 14 बताओ भैया। आप ये बताओ ना, 18 तक है समानता का अधिकार, तो 14 से 18 तक है। प्रॉपर 14 क्या कहता है? केवल सरकार को। अरे प्रॉपर 14 क्या कहता है भाई? अधिकार है। ये देखिए, फिर जवाब नहीं दे रहे निहारिका जी। ठीक है, आप फिर जवाब नहीं दे रहे बोलना चाहते हैं। ठीक है, आरएल जी की तरफ से पवन जी बोलना निहारिका जी, चाहते मैं जवाब दे दूं? हैं, पर उनको जवाब देने चाहिए, उसके बाद सर्वेश जी के पास जाऊंगी। ठीक है कपिल जी, मैंने आपकी भी बात सुन ली, रत्नेश जी की बात सुन ली। पवन जी आप बोलिए, क्या? नहीं, निहारिका जी मेरी बात गई नहीं। निहारिका जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोलिए। निहारिका जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हमने एनडीए के साथ अपना गठबंधन किया, हमने सारे किसानों के साथ, सारे अपने लोगों के साथ, उसको उनकी सहमति के साथ इस गठबंधन को किया। इसके नतीजे आप इस चुनाव के अंदर देख रहे होंगे। जनरली क्या होता है कि जब हम अपनी किसी स्वार्थवश किसी गठबंधन को कर लेते हैं तो शायद परिणाम आशातीत नहीं आते हैं। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की निर्विवाद रूप से एक ऐसी पार्टी थे जिसके लिए भाजपा ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया। पिछली बार हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, जो कि विधानसभा चुनाव हुआ था, और उस विधानसभा चुनाव में भी हमने अपना 100% उनको दिया था। इस बार किसी कारणवश जब ये हमने उनसे अपना जो अनुबंध तोड़ा और उसके बाद हम भाजपा के साथ खड़े हुए,
तो आप उसके निरंतर आप देख रहे होंगे कि एनडीए के अंदर हम एक सेकुलर चेहरे के रूप में उभर कर आए। आपने देखा होगा कि आज चाहे वो बागपत हो या बिजनौर हो, हमारी जो किसान लोग हैं उसमें सभी प्रकार के, चाहे वो कामगार हों, उसमें चाहे कमेरा वर्ग के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम हमारे साथी हों, उन सभी ने हमको बहुत सपोर्ट किया। और शायद यही कारण है हम बागपत और बिजनौर बड़े अंतर के साथ हम जीत ही रहे हैं। साथ ही जो हमारी पास की जितनी भी सीटें थी, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, कैराना हो, उनको हम बड़े अंतर के साथ जिता रहे हैं। तो हम तो एनडीए गठबंधन में अपना 100% देकर खरे उतरे हैं। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन पवन जी आपने ये कहा कि आपने जो उसमें एड ऑन किया, जिस वजह से एनडीए यहां पर बनाने के लिए सोचा गया, जिस वजह से बीजेपी आपके पास आई, वो चीजें खरी उतरती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जो नारा था कि एनडीए 400 पार जाएगी, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सवाल यही है सबसे बड़ा, क्योंकि ये कहा गया था कि ये चुनाव कोई नेता कोई कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा, जनता ये चुनाव लड़ रही है। ये जो इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया था, इसलिए कहीं ना कहीं वो लोग इन बातों पर गौर भी कर रहे हैं और बार बार इसको उजागर करने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं जनता ने ऐसी कई चीजें एनडीए की जो है उसको पूरी तरीके से अस्वीकार किया गया। इसी वजह से यहां पर आंकड़ों में नजर आ रहा है जो डिफरेंस बहुत बड़े से शुरुआत हुआ था, अब धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। जी निहारिका जी, मैंने पहले भी इस बात को स्वीकार किया कि कुछ न कुछ कमियां जरूर रही हैं। और आप जानते हैं कि जब तीसरी बार आप चुनाव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की उन अपेक्षाएं जो पूरी नहीं होती हैं उनके खिलाफ वोट होता है। तो यदि हम इसको उस रूप में हमें देखना चाहिए कि हमें जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था हमारे युवाओं के रोजगार का मुद्दा, मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा मुद्दा था। और शायद मुझे लगता है कि इस चुनाव में जो भी एनडीए गठबंधन को जितना भी जो नुकसान हुआ है वो शायद यही हुआ है, जिस पर हम आगे अब सरकार के अंदर हम आ ही रहे हैं। हम इस पर पूरा ध्यान देंगे, हमारी पार्टी पूरा ध्यान देगी। हम उन जो किसानों की जो समस्याएं हमने उनको समझाने में कामयाब भी हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं निहारिका जी कि जरूरी नहीं है कि हम रंजिश निभाकर ही हम उनकी समस्याओं का समाधान करें। हम दोस्ती के साथ उनकी समस्याओं का निदान करेंगे और उनको उनका हक दिलाने में पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ हमारी आरएलडी इसमें पूरा संघर्ष कर रही है। हमारे जयंत चौधरी जी उस निष्ठा के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है सर्वेश जी, इन तमाम पॉइंट्स पर मैं चर्चा करूंगी, लेकिन दिल्ली के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर जो है वो दिख रहा है कि 6 सीटों पर यहां पर जो अंतर भी ज्यादा के, और जिन चीजों को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बार बार गिनाने की कोशिश की थी और कहा था कि 6 के 6 चेहरे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, और कन्हैया कुमार ने कहा था कि 6 चेहरे क्यों बदले, एक जो चेहरा आगे वो भी हार जाएगा, अच्छा होता कि उसको भी बदल देते, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो दिल्ली पर चर्चा करेंगे। आज तो मुझे लग रहा है अभी चुनाव के परिणाम आएंगे, थोड़ी देर में परिणाम आ दीजिए। कई सीटें अभी आपने देखा बैलेट कैसे हमारे कई सीट्स आगे चल रही थी, अभी कुछ देर में और परिणाम आएंगे। लेकिन ये चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए का था, ये चुनाव मोदी के झूठ और जनता के सच का था, उसका परिणाम पूरा लोग देख रहे हैं। आप सभी आप सिर्फ दूर मत जाइए, सिर्फ कल के देख लीजिए। कल 400 पार के नारों से, फर्जी नारों से, और एक व्यक्ति जो अपने आप को बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग से ऊपर लेकर आ गए, कैसे इस देश ने उनके झूठ को नकारा, कैसे इनके बड़े बड़े चेहरे, आप कैसे स्मृति ईरानी जी को, कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता, किस तरीके से वो पीछे चल रहे हैं लगातार, कैसे बैलेट पेपर में 400 पार के महामानव और भगवान रूपी दिखाए जाने वाले मोदी जी भी बैलेट पेपर में लगातार 2-2 घंटे तक पीछे रहे। आप ये देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये जनता वर्सेज एनडीए का चुनाव था। ये पूरे देश में दिन रात भाजपाई झूठ बोलने का काम करते हैं। हर तरफ इनकी एक ही कोशिश रहती है कि इस देश में झूठ बोलो और राज करो। अंग्रेजों का एक नारा था, फूट डालो और राज करो। ये झूठ भी बोलते हैं, फूट भी डालते हैं, और तब लेकिन जनता, आज ये लोकतंत्र है, उस समय वो चल जाता था, आज ये चलने को तैयार नहीं है। आज आप जैसे ही परिणाम की बात कर रही हैं वैसे ही भाजपा इसको घुमाने फिराने पर लगे हुए हैं। संविधान की बहस आज करवा दे रहे हैं। जब हमारी सरकार बनेगी इनको संविधान बता देंगे। इन्होंने देश को तानाशाही से चलाया। इन्होंने चाहे पत्रकार बोल दे, चाहे नेता बोल दे, चाहे कोई इंडिपेंडेंट यूट्यूबर बोल दे, सबको जेलों में डाला, सबके ऊपर केसेस किया, मेरे ऊपर भी केस किए, मैंने ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया। लेकिन हम लोग लड़ते रहे। अब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, इनको हम बता देंगे कि संविधान क्या होता है, कैसे देश संविधान के तहत काम करता है, कैसे लोकतंत्र में लोक की ताकत सबसे बड़ी होती है। कुछ घंटे का इंतजार करिए, तानाशाही इस देश से विदा होने लगी है।
टीवी के स्क्रीन से हम्म, मोदी जी का ठीक फोटो है। गायब होने लगा है। न जाने आपने कब स्मृति तक ईरानी का चुका जिक्र है। किया तो कन्हैया कुमार का भी जिक्र मैं भी कर देती हूँ, क्योंकि कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की जो फाइट थी वो काफी ज्यादा टक्कर वाली थी। और जब कन्हैया कुमार को उस सीट से उतारा गया, तब आपको ये बता दूं कि सोशल मीडिया पर कहीं भी उनको लेकर कुछ भी डालो, खूब व्यूअरशिप आ रही थी और ये लग रहा था कि टक्कर बहुत ज्यादा। लेकिन आपको बता दूं, शुरू से ही मनोज तिवारी जो है, सिर्फ शुरुआती रुझान में एक बार ही कन्हैया कुमार आगे निकलते हुए नजर आए थे, उसके बाद लगातार मनोज तिवारी जो है वही आगे नजर आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर सीट पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार को लेकर ना सिर्फ राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के प्रमुख जो है, आपके नेता, उन्होंने जेल से निकलने के बाद कन्हैया कुमार के लिए स्पेशली जो है लगातार प्रचार प्रसार भी किया था। तो क्या किन चीजों की कमी जो है वो देखने को मिलेगी अगर कन्हैया कुमार वहां से हारते हैं तो? देखिए, कन्हैया कुमार जैसे लोग इस देश के लोकतंत्र की असली ताकत हैं। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बेटा इस देश की इतनी बड़ी आवाज बन रहा है। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और सभी दलों के लिए गर्व की बात है कि वो आज देश का इतना बड़ा मजबूत विपक्ष का चेहरा है। आज कन्हैया कुमार के साथ पूरा देश खड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी जो एक अडानी के लिए बड़े बड़े चैनल खरीद देती है, एक टीवी के एंकर को निकालने के लिए उसका चैनल खरीदवा देती है, वैसे इस दौर में एक आंगनवाड़ी का कार्यकर्ता देश की राजनीति के मुख्य पटल पे राजनीति कर रहा है। इनके बड़े बड़े आकाओं से लड़ रहा है। और आप तानाशाही की जब लड़ाइयां होती हैं तो जरूर कुछ ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा, लेकिन अंत में जीत लोकतंत्र की ही होती है। और आज भी आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र का जो बड़ा चेहरा है, जो इंडिया गठबंधन है, वो बड़ा चेहरा जीतने जा रहा है। पंजाब में किस तरीके से बीजेपी को साफ करके लोग रास्ता दिखा रहे हैं, कैसे उत्तर प्रदेश एक बड़ा, कैसे अखिलेश पंजाब में बीजेपी का खाता खुल भी नहीं रहा है सर्वेश जी। आप खुद सोचिए कि देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये लड़ाई तानाशाही बनाम लोकतंत्र की थी। तानाशाही को बचाने के लिए थी, तानाशाही को हटाने के लिए थी, लोकतंत्र को बचाने के लिए थी। तो आप उस बड़े उस पे जाए जिसमें इन्होंने मीडिया, मैं कह रहा हूँ कि मीडिया इस चुनाव में निष्पक्ष नहीं थी। मीडिया के बड़े बड़े से लोग सरकार के नुमाइंदे बन के दिन रात काम करते थे और वो उनके चुनाव लड़ाते थे। उनको देश के संविधान से, देश के लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं था। आगे आने वाला आप देखिएगा, आज का जो परिणाम होगा ये सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिए, वो पूरे इंडिया के लिए निर्णायक है। इसलिए जरूरी है कि ये देश लोकतंत्र, अभी कबीर जी ने बहुत सही तरीके से काम, पिछली कई बहसों में इनके साथ रहा हूँ, बड़े तार्किक तरीके से मामलों को रखते हैं, लीगल तरीके से भी। मैं आज कह रहा हूँ कि आज समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपना प्रदर्शन किया है, जिस तरीके से जनता ने उनको समर्थन दिया है, जो अखिलेश यादव जी की स्पष्टवादिता रही है, उसकी तारीफ होना चाहिए कि कैसे एक व्यक्ति सत्ता के इन तानाशाहों से लड़ता है, जो संसाधनों से भी बहुत ज्यादा है, जो टीवी के एंकरों से लेके सब कुछ खरीद चुके हैं, ठीक है, जो सब कुछ को अपना मुखपत्र बना चुके हैं। ऐसे दौर में आज ये तानाशाही की विदाई कुछ घंटों में होने वाली है। ये सबके लिए खुशी की खबर है। सब लोग नए भारत के, सुनहरे भारत के लिए तैयारी करें। मोदी जी झोला उठा के जाने वाले हैं। ठीक है रत्नेश जी, यहां पर कहा गया कि अब सुनहरे भारत की तैयारी जो है वो भारत को कर लेनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा भी कि मोदी जी को अब झोला उठा के जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कई सारे बड़े आरोप लगाएंगे और लगातार इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि किन चीजों को लेकर बीजेपी को विचार करना है, क्योंकि आपने कहा कि सरकार जो है वो यहां पर बन जाएगी। वो दिख भी रहा है कि सरकार बनाना उतना कठिन नहीं होने वाला, लेकिन जो वादे आपने किए थे, जो बड़े बड़े सपने अपने कार्यकर्ताओं को दिखाए, नेताओं दिखाए, वो पूरा होता हुआ यहां पर नहीं नजर आ रहा है। अगर ये होता गए तो क्या किन चीजों में विफलता जो है आपको देखने को मिले, क्योंकि आरएलडी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कुछ चीजें हैं जो आंकने में गलती हो गई है। देखिए निहारिका जी, अभी मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और उन्होंने काफी लच्छेदार बातें लोकतंत्र के बारे में की। मेरा एक सवाल था कि इनके दल में लोकतंत्र कब आएगा? जब से इनकी पार्टी बनी है एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है, तो ये दल में तो पहले लोकतंत्र ले आते हैं। दूसरी बात जो समाजवादी पार्टी के मित्र ने कही कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन, तो मैंने इनसे पूछा आर्टिकल 14 में है क्या, तो बोलने लगे समानता का अधिकार। ये लोग संविधान को पढ़ते नहीं है, बस केवल संविधान की बात करते हैं। मैं इनको चुनौती देता हूं कि अगर संवैधानिक प्रावधानों को लेकर देश चलाने की बात की जाए तो मेरा एक सवाल है निहारिका जी, देश का संविधान जो है वो अनुच्छेद 44 के तहत डीपीएसपी में कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता बनाए।
ये संविधान का प्रावधान है। अब बताएं कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी कॉमन सिविल कोड का विरोध क्यों करती है, जबकि ये संविधान में लिखा हुआ है। दूसरा बिंदु, अरे प्लीज सुन लीजिए भाई कपिल जी। मैडम ऐसे थोड़ी चलेगा भाई, नहीं ऐसे थोड़ी चलेगा, नहीं ऐसे थोड़ी चलेगा। नहीं निहारिका जी, कपिल जी उनको अब बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। नहीं निहारिका जी, फिर मैं नहीं बोलने दूंगा। ये मेढक की तरह कब तक कूदेंगे भाई? मान लिया 20-25 सीट जीत रहे हो तो उसमें इतना लालायित मत हो जाओ ना। अब और आ जाता हूँ एक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे। निहारिका जी अभी मैं इनको, कपिल जी, रत्नेश जी को अपनी 20 सेकंड उनको दे रही हूँ, बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलेगा। और बार बार कपिल जी कह रहे हैं कि आप झूठ जो है वो लगातार जनता के सामने बोल रहे हैं। निहारिका जी, मैंने पूरे डिबेट में लगभग सभी लोगों को सुना, मैं किसी के बीच में नहीं कूदा जब तक मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं हुई। कपिल जी बार बार मेढक की तरह कूद जा रहा है। मैं कह रहा हूं आर्टिकल 44 में कॉमन सिविल कोड लिखा हुआ है, ये झूठ है क्या? ये कॉमन सिविल कोड का विरोध क्यों करते हैं? दूसरी बात, झूठ इन्होंने बोला, इनके झूठ को मैंने खोला, इनके झूठ को तो मैंने खोल के रख दिया। मैं इनसे बार बार पूछता रहा कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, तो अब्बा डब्बा झब्बा करने लगे। मतलब संविधान की किताब उठा लेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं। कपिल जी, मैं संविधान का विद्यार्थी रहा हूं, मेरे आगे संविधान का रोना नहीं चलेगा आपका। एक एक बात पूछूंगा संविधान क्या कहता है, एक एक आर्टिकल पूछूंगा संविधान क्या कहता है। ये संविधान का रोना उन प्रवक्ताओं नेताओं के आगे रोइएगा जो संविधान जिन्होंने पढ़ा ना हो। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये याद रखिएगा। एक एक आर्टिकल मुझे रटा हुआ है, तो ये संविधान वाला रोना मेरे आगे मत रोइएगा। और ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। निहारिका जी, कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्रियों ने सर्वाधिक बार 123 बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किया। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल 352 को रखते हुए कहा था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में आर्टिकल 352 इंपोज किया जाएगा कंट्री में। इनके कांग्रेस के नेता ने अपने प्रधानमंत्री पद को बताने के लिए 352 को इंपोज कर दिया। फिर कूद पड़े। अभी एक आर्टिकल पूछ लूंगा तो अब्बा डब्बा झप्पा करने लगोगे। अभी एक आर्टिकल पूछ लूंगा तो अब्बा डब्बा झप्पा करने लगोगे। अभी पूछ लूंगा 356 क्या कहता है तो अब्बा डब्बा झप्पा करने लगोगे। अरे कपिल जी कितनी बेइज्जती कराओगे अपनी? कपिल जी कितनी बेइज्जती कराओगे अपनी? बहुत ध्यान से, ठीक है। कपिल जी को 20 सेकंड दे रही हूँ, उसके बाद जावेद जी भी हाथ खड़ा करेंगे। निहारिका जी ये गलत बात है। मैं बीच में बोलता रहूंगा, फिर मैं बीच में बोलता रहूंगा। ये गलत बात है। मैं सुनता हूँ तो मेरी भी सुने। नहीं, अब मेरी बातें कठोर है, मेरी बातें कड़वी है, मिलना चाहिए। वो सभी मेरे मेहमान हैं, सभी लोगों को इक्वल टाइम मिलना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा समय मिल रहा है, बात कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा समय मिल रहा है। नहीं, मैंने क्या झूठ बोला? इस देश में सबसे ज्यादा 356 का प्रयोग राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने किया। इस देश में 352 का प्रयोग करते हुए इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई। इस देश में इमरजेंसी लगाकर विपक्ष को एक मुश्त जेल भेजने का काम इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो रत्नेश जी ये जो बातें आप बता रहे हैं ये यहाँ पर लोगों को पता भी है और उसी के बारे में मैं जवाब ले लेती हूँ। अगर आप बोलते रहेंगे तो बाकी लोगों को समय नहीं मिलेगा। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। ये दिक्कत हुई ना। सच्चाई मैंने बोली तो आप भी नहीं बोलने दे रही। मैं पूछ रहा हूँ कि अखिलेश, आप बहुत देर से, ठीक है आप सच्चाई बोल रहे, पर आप बहुत लंबा समय ले रहे हैं। रत्नेश जी आप बहुत लंबा समय ले रहे हैं। कपिल जी को मैं बताऊंगी ना बहुत कितनी देर बोलेगा। कोई और क्यों नहीं, अखिलेश यादव के परिवार को छोड़कर किसी यादव को टिकट। इनका ऑडियो जो है म्यूट कर दीजिए और आप जवाब दीजिए। उसके बाद में जावेद जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाऊंगी। ठीक है कपिल जी दीजिए जवाब। ये स्वार्थी लिए संविधान को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। इन्होंने संविधान सभा की वो बात नहीं बताई कि तो 43 में क्यों रखा गया, 44 में क्यों रखा गया। आखिर जो है 43 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों में क्यों रखा गया, क्यों मूल अधिकार और मौलिक अधिकारों के बीच में इसको लेकर के नहीं आया गया, क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसी समय इसको कानून नहीं बना दिया। सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि कॉमन सिविल कोड का साथ दे रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि नहीं, जब तक लोगों के बीच में जागरूकता नहीं होगी, तब तक सारे लोग तैयार नहीं होंगे, तब तक इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। और अगर कोई सरकार इसे लागू करती है तो ये उस सरकार का पागलपन होगा। और ये पागलपन जैसे चीख रहे हैं लोग, इनको भी पागलपन सवार है। संविधान बचाने वालों के साथ ना खड़े होकर स्वार्थ में चले गए संविधान खत्म करने वालों के साथ। पूछा है किस आर्टिकल में लिखा है कि गरीबी के आधार पर होगा, कहते हैं कि ये संविधान पढ़ाते हैं।
अरे बच्चों का भविष्य क्यों खराब करने जा रहे हो? आप बताओ कि गरीबी के आधार पर लिखा है क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान? ये सबसे बड़ी बात है। ये झूठ बोल रहे हैं, अपने हिसाब से मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं ठीक है। देश के संविधान का। ठीक है कपिल जी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आपके पॉइंट जो है वो मैंने सुन लेंगे, जावेद जी इस पर जवाब दे देंगे। ठीक है, नहीं रहे हो। ठीक है जावेद जी, यहाँ पर संविधान को लेकर लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन तमाम लोगों ने, और उसके बाद आप ये देखें कि चाहे आरजेडी के मनोज झा हो, चाहे राहुल गांधी, सभी लोग संविधान की किताब हाथ में लेकर पूरे टाइम रैली और प्रचार करते रहे। अब संविधान पर ही चर्चा बहुत तेज हो गई है, दीजिए जवाब। जावेद जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक। मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ अब आ रही है, ठीक है। आवाज आ रही है जी। देखिए, हमारे बीच में आरएलडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया अपनी पार्टी के लिए, सेकुलर। तो मेरा उनसे निवेदन है कि जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया है, उन्हें सेकुलर शब्द से तो इतनी घृणा है जिसकी कोई हद नहीं है, तो वो गठबंधन से तुरंत निकले और इंडिया गठबंधन में आए, क्योंकि सेकुलर वाली चीज ही नहीं है वहां। तो दूसरी चीज, अभी जो संविधान वाली बात चल रही थी, देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव लड़ने वाले अनंत कुमार हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लालू सिंह और मेरठ के उम्मीदवार अरुण गोविल, ये जैसे लोग लगातार यह कहते रहे कि हमको 400 पार चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमको संविधान बदलना है। और उससे ऊपर उठ करके भी ये यह तक कहा गया कि संविधान हटाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब एक बात बताइए, जिस संविधान से आज देश चल रहा है, पूरी दुनिया में विश्व गुरु बना हुआ है, उस संविधान से इनको किस बात का डर है? ये कहते हैं कि कांग्रेस ने संविधान में बहुत सारे संशोधन किए। बिल्कुल, हमने संविधान में समय पर जब जैसी जरूरत पड़ी हमने संशोधन किया, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को हमने बिल्कुल भी टच करने की कोशिश नहीं करी। आज भी संविधान का वो जो मूल ढांचा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, वो आज भी जीवित है और उसी के अंतर्गत हम चल रहे हैं। ये तो पूरे संविधान को ही साफ करने की बात करते हैं। और ये वही लोग हैं, जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की किताब जब सौंपी थी देश को ना, तो दिल्ली के जंतर मंतर में इन्होंने संविधान की प्रतियां को फाड़ी थी, जलाई थी, उसका विरोध किया था। आज जब इनकी इच्छा जनता के बीच में आ गई है और जिसका परिणाम अब चुनाव परिणामों में भी दिखने लगा है, तो बौखला रहे हैं। आज हम चर्चा चुनावों के परिणामों को लेकर के कर रहे हैं, ना कि संविधान को लेकर के कर रहे हैं। आज हम चर्चा इस विषय पर कर रहे हैं कि आपने कैसा चुनाव लड़ा, हमने कैसा चुनाव लड़ा, जनता ने कैसा चुनाव देखा और जनता ने कैसा चुनाव लड़ा, उस पे चर्चा छोड़ करके, क्योंकि अब ये धीरे धीरे देख रहे हैं, गर्त पे जा रहे हैं, तो इधर उधर की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं पुनः आपके माध्यम से हमारे आरएलडी के प्रवक्ता से कहूंगा कि अगर आप सेकुलर है तो बिना देरी करे इस गठबंधन को छोड़िए, इंडिया गठबंधन में आइए, क्योंकि अगर सेकुलर लोगों का कहीं सम्मान है तो इंडिया गठबंधन में, और वो पूरा देश भी जानता है और देश भी मानता है। ठीक है, पवन जी बहुत मुस्कुरा रहे, पवन जी कमेंट करिए, उसके बाद मैं रत्नेश जी के पास आऊंगी। मैं एक बात इनसे कहना चाहता हूं कि यदि ये सम्मान देना ही जानते तो शायद निश्चित रूप से जब हम समाजवादी पार्टी के साथ पहले जब हमारी बातचीत चली थी गठबंधन के लिए और हमको 7 सीट देने की बात की गई थी और 60 सीट देने के बाद उसमें भी हमसे कहा गया कि भाई 4 करेंगे, ये कहाँ का न्याय था? और शायद वही कारण था। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने सम्मान दिया हम उनके साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि लेकिन आप यदि हमें अंतरित कर 2 रहे हैं, सीटें आपको भी दी, बोल रहे हैं कि अगर आप सेक्युलर सरकार अपने आप को कहते हैं तो मत कहिए, और अगर सेक्युलर बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। हमारा सेकुलर चेहरा है, हम किसानों की राजनीति करते हैं, हम किसानों की राजनीति करते हैं। हमारे किसानों के अंदर इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है, तो कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख और कोई ईसाई नहीं। आप किसानों की राजनीति करते हैं, उन्हीं किसानों को ये अलगाववादी, आतंकवादी तक ठहरा देते हैं। जब वो अपनी एमएसपी की मांग को लेकर के जाते हैं तो कील ठुकवा देते हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं। और दूसरी बात, सम्मान केवल सीटों से नहीं मिलता,
सम्मान दिल से होता है। अगर आपको कम सीटें मिल रही है तो वो सम्मान नहीं है, ये कहीं का अभी सम्मान की परिभाषा यह नहीं है। मैं राजनीति में फिर दिल से की किसी को आमंत्रित जरूरत करता नहीं हूँ। है ना हमारे जावेद जी, देखिए हमारे राजनीति में किसानों के दिल को मसीहा दिल चौधरी की चरण किसी को सिंह जी जरूरत नहीं है, को सीटों जो की भारत जरूरत है, रत्न मिला, सम्मान की अलग तरीके से जरूरत है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, वो हमारे लिए पूरे देश के किसानों के लिए बड़े सम्मान की बात थी। देश के उन नौजवानों के लिए, उन कामगारों के लिए बड़े गर्व की बात थी और शायद उसका प्रभाव हुआ है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं इस लेकिन चीज जिस को, अवार्ड की मुझे आप कहने बात की कर रहे हैं, आवश्यकता जिस नहीं वक्त है। वो अवार्ड दिया गया था उसी वक्त यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर और तमाम जगहों पर जितने भी यहाँ पर जो है किसान वो लगातार धरना जो है किसान वो है। देते हुए नजर आ रहे थे। उन लोगों पर कई तरह के अत्याचार जो है वो किए जा रहे थे। ये तस्वीर हमने दिखाई थी और देखिए उसके बाद निहारिका MSP पर निहारिका जी, बात इस हुई, बात लेकिन का किसानों को जो चाहिए था वो नहीं दिया गया। इस बात का जी, इस बात का जवाब मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त हमने किसानों की लड़ाई बड़ी शिद्दत के साथ लड़ी है और शायद हमारे ही उस संघर्ष का नतीजा था कि जो किसान विरोधी जो बिल थे वो वापस हुए थे। तो इसलिए हम किसानों की उस लड़ाई को हम आगे भी जारी रखेंगे, चाहे वो समझौते के माध्यम से हो, और कहीं ऐसा लगेगा कि यदि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे हैं तो फिर हम आगे निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है रत्नेश जी, मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिएगा। देखिए, आपके माध्यम से मैं देश और सभी प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एनडीए में अपनी आस्था और विश्वास को व्यक्त किया और अभी तक के रुझानों में उन्होंने हमें पूर्ण बहुमत दिया है। और मैं एक बार फिर देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे इस पिछले कार्यकाल में जो कोई कमी रह गई है हम उसमें सुधारेंगे, देश विकास में के पथ पर आगे ले जाने और देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गांवों के लिए निरंतर हम काम करें और आशा करेंगे कि और भी आगे हमें वो ऐसे ही पूर्ण बहुमत की सरकारें देते रहे। देश की जनता का और जनता रूपी भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है कपिल जी, आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। देखिए, मैं 10 सेकंड आपसे मांग रहा था इसलिए कि रालोद जो है उसको हम लोगों ने 7 सीटें दी और बिल्कुल ये बात थी कि वो अपने ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। और मैं ये पूछ रहा हूँ, हमारे भाई ने इतने दिनों तक हमारा साथ दिया, हमारे साथ लड़ाई में रहे, हमने तमाम लोगों को इनके विधायक बनाया, वो उन्होंने भी बनाया, मैं इस बात को इनकार नहीं करूंगा। हमने जो है वो जयंत चौधरी जी को राज्यसभा का सांसद बनाया, क्योंकि कम से कम 49 लोगों को चाहिए होता है व्यक्ति राज्यसभा में, उनको बनाया इज्जत। और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे करके इन्होंने कोई जयंत चौधरी जी का कल्याण नहीं किया है। वो किसानों के नेता थे, वो हमारे भी नेता थे, हमें भी उतनी प्रसन्नता हुई है जितनी आपकी हुई, क्योंकि उसको आप किसी रक्त संबंधों में नहीं बांध सकते। उन्होंने पहले काम किया था, वो तो उनको बहुत पहले ही दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्ट्रेटेजिकल रूप से दिया। और मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, आप वहाँ दो ही टिकट आप अपना लड़ रहे हैं, हम तो आपको 7 दे रहे हैं, 5 ज्यादा दे रहे हैं। आज आपके 5 और विधायक होते, सांसद होते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर हमारे साथ होती तो पूरी तरीके से हम क्लीन स्वीप कर देते पश्चिम, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं कह रहा हूँ, हम आज भी कह रहे हैं कि देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो एक चूक हो गई वो राजनीति में होती वापस आ जाती। ठीक है जावेद जी, आपका आखिरी कमेंट। इस तरह से रुझान दिख रहे हैं, ये समझ में आ गया देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के किसी दावपेच पे नहीं आने वाली है। लगातार आप देखें रुझानों में इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ती जा रही है। पिछले 1 घंटे से आपके चैनल पे बैठा हूं मैं, इस 1 घंटे में 4 सीटें आप ही के चैनल पे बढ़ती हुई दिख गई है। आज धीरे धीरे जैसे जैसे समय कटता जाएगा हम बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच जाएंगे और निश्चित तौर पर हमने जो बहुमत का आंकड़ा आपको दिया है वो आंकड़ा हम लेकर के आएंगे। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, देश की जनता का आंकड़ा है। देश की जनता चुनाव लड़ रही है तानाशाही सरकार के खिलाफ। हम फिर से देश की जनता जीतेगी, तानाशाह हारेगा। ठीक है, मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।